नमस्कार, मनी मंत्रा में आपके साथ में मेहराज दुबे। हम बात करते हैं पैसे और पॉलिसी की, और आज हमें एक ऐसे पैसे से जुड़ी पॉलिसी की बात करनी है, टैक्स की बात करनी है, लेकिन किसानों पर टैक्स की बात करनी है। पूरा माहौल इस वक्त ऐसा है कि किसानों की प्रगति नहीं हो रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन एक माहौल यह भी बन रहा है कि किसानों को सीधे कैश दिया जाए। फर्टिलाइजर हो या डीजल की सब्सिडी हो, बहुत सारे रईस और बड़े आदमी उसका गलत फायदा उठा रहे हैं। जो जरूरत किसान तक पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच रही, और इसलिए पूरा रीथिंकिंग चल रही है कि कैसे पैसा जाएगा किसान के पास। और इसलिए हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वक्त आ गया कि ये सोचा जाए कि किसान की जो इनकम है उस पर भी टैक्स लगाया जाए, क्योंकि उसका फायदा जो अभी जिनको नहीं मालूम है उनको फिर बता दूं कि किसानों की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता। एग्रीकल्चर इनकम जो होती है वो उस पर टैक्स माफ होता है, कोई टैक्स का उस पर कैलकुलेशन नहीं होता। हमारे साथ दो खास मेहमान इस मुद्दे पर अपनी राय रखेंगे आज के मनी मंत्रा के इस डिबेट में। मेरे दाहिनी और सुभाष लाखोटिया जाने वाले टैक्स एक्सपर्ट हैं, खुलकर अपनी राय रखने के लिए मशहूर हैं। और हमारे साथ हैं देवेंद्र शर्मा, कृषि मामलों के जानकार हैं, पॉलिसी के जानकार हैं। सबसे पहले सुभाष जी, ये अगर हमें आप थोड़ा पर्सपेक्टिव दे सकें कि हुआ क्या था, क्यों किसानों पर कभी टैक्स, एग्रीकल्चर इनकम पर कभी टैक्स नहीं लगाया गया इंडिया में, और आप क्या सोचते हैं क्या लगना चाहिए, वक्त आ गया? आपने सवाल ऐसा पूछा है, मेरे ख्याल से जिसका नहीं जवाब दूं तो भी सारे भारत के सारे दर्शक जानते हैं इसको। केवल एक ही कारण, पॉलिटिकल कारण की वजह से अब तक इतने सालों में एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं लगा। अन्यथा अगर केवल देश की बात सोचे, देश की तरक्की की बात सोचे, जीडीपी की बात सोचे, तो किसानों पे टैक्स लगना चाहिए। इसमें कोई तकलीफ नहीं है कि आज किसान पे टैक्स लगे, जरूर लगना चाहिए। जब दूसरे व्यक्ति पे जो भी मेहनत करता है, साल का 3 लाख रुपए कमाता है, 25,000 रुपए महीने कमाता है, उसको लग जाता है इनकम टैक्स, और किसान 25,000 क्या 25 लाख रुपए भी कमाएगा उसको टैक्स नहीं लगेगा। किसान रखेगा मर्सिडीज, कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि किसान है भाई, और उस पर टैक्स लगाएंगे तो वोट नहीं मिलेंगे। इसलिए वोट की राजनीति को छोड़ के केवल देश की बात करें तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं किसान पर भी टैक्स लगना चाहिए। इसमें किसान के गरीब होने की कोई वजह नहीं थी? आपको लगता है लाखों किसान जो इनके पास 1 एकड़ जमीन भी नहीं है? एक मिनट, जब किसान गरीब है और आपने इनकम टैक्स लगा दिया तो उस बेचारे किसान की समस्या कहां है? वैसे भी तो साल में 2 लाख रुपए तक इनकम पे इनकम टैक्स लगता ही नहीं। ऐसे में अगर सरकार लगा दे कि चलो कल से किसानों पर टैक्स लगेगा, हम तुरंत सोचने लग जाते किसान मतलब कपड़े फटे हुए, पैसे नहीं है उसके पास, जूते पहनने को नहीं है, उसके ऊपर बेचारे पे टैक्स लगाओगे? कौन सा टैक्स? 2 लाख रुपए तक सालाना इनकम हो, टैक्स बिल्कुल नहीं है। कहने का मतलब है ऐसे किसान जिनकी इनकम साल में 2 लाख रुपए से ज्यादा है, उन पे टैक्स नहीं लगने का कोई भी औचित्य नहीं है। देवेंद्र शर्मा जी, दोनों बातें, क्योंकि टैक्स आपको क्या लगता है क्यों कभी नहीं लगाया गया एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स, और आपको लगता है कि क्या लगाना चाहिए, इस वक्त आ गया है? देखिए, अगर टैक्स लगाना चाहते हैं तो सरकार लगा सकती है, क्योंकि आजकल मार्केट इकोनॉमी का जमाना है और आप चाहते हैं कि किसान खेती से खत्म हो, और वैसे भी किसान खत्म हो, तो ये तो एक अच्छा तरीका है। अब इतने पिछले 15 साल में 2,90,000 किसानों ने आत्महत्या की है, और हर घंटे में 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। और क्योंकि अब किसान देश के ऊपर बोझ बन गया है, अब सरकार ये सोचती है कि अगर एग्रीकल्चर को अगर हम उसमें पॉपुलेशन को लिमिट ना करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकती है, बिकॉज दैट इज व्हाट अमेरिका और यूरोप सेज। तो अगर यही करना है, किसानों को खत्म करना है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा तरीका है, एक टैक्स लगा दीजिए और वो जल्दी से जल्दी किसान खत्म हो जाए। जो प्रोसेस शायद 50 साल लगेंगे वो जल्दी हो जाएगी। इसलिए ये बड़ा ये आर्गुमेंट जो है कि किसानों को टैक्स लगना चाहिए, इसकी थोड़ी सी हमें आगे भी उसमें स्टडी करने की जरूरत है कि जिस देश में एवरेज इनकम किसान परिवार की, जिसमें 5 मेंबर माने जाएं, अगर एवरेज फैमिली साइज देखें हम, तो एनएसएसओ का डाटा कहता है, मेरा अपना डाटा नहीं है, एनएसएसओ कहता है जो लास्ट टाइम उन्होंने किया था फर्स्ट एंड द लास्ट 2003-2004 में, वो कहता है कि एवरेज किसान परिवार की इनकम कंट्री में 2,115 रुपए है। ये 2003-2004 का। अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी रिपोर्ट आई 2006-2007 का आंकड़े लेके, उसमें कहा गया कि एवरेज डेली इनकम किसान की 14 रुपए है, और उसने कहा कि उड़ीसा में 6 रुपए है, मध्य प्रदेश में 9 रुपए है। ये उसमें कहा गया रिपोर्ट्स में, ये मेरी रिपोर्ट्स नहीं है, सरकारी आंकड़े हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि ये जो इतना जो पॉवर्टी स्ट्रिकन जो सेक्टर है उसको टैक्स करने की जरूरत है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा तरीका है किसानों को खत्म करने का इस देश में। बात किसानों को खत्म करना कोई नहीं चाह रहा है, वो एक आपने एक ताना दिया पूरे सिस्टम को, जो अगर कोई सोच रहा है कि टैक्स की बात या कोई
लेकिन बात यहां पर हो रही है रैशनलाइजेशन की कि क्या उस तक वो फायदा पहुंच रहा है, क्योंकि अगर वो गरीब किसान है तो वैसे भी टैक्स नहीं देगा उसके, अगर आप जैसा बोल रहे हैं कि 200-250 रुपए महीना उसकी इनकम है, वो वैसे भी टैक्स नहीं देगा। जब आप ये जानते हैं कि भाई 80% से ज्यादा पॉपुलेशन या 90% से ज्यादा पॉपुलेशन 2000 रुपए के पास है, बिलो द पॉवर्टी लाइन है, आप टैक्स पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आते हैं, तो जितना आप पैसा खर्चेंगे टैक्स जो मिलेगा उससे ज्यादा तो आपको टैक्स कलेक्शन में पैसा जाएगा। ये सरकार बड़ी अजीब है, वो इसमें पैसा लगाने को तैयार है। मुझे याद है जब ब्रिक लाइनिंग हो रही थी तो उसमें ब्रिक लाइनिंग जहां नहीं हुई है उसको असेस करने के लिए जो पैसा था वर्ल्ड बैंक का लगाना था, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि वो ज्यादा पैसा लगेगा ब्रिक लाइनिंग करने के लिए कैनाल्स की। तो ये हमारे यहां बड़ा अच्छा सिस्टम है कि हम ये करेंगे कि सारे देश में आप एक एक उसको फार्मर्स को ढूंढ के उसकी असेसमेंट देखोगे, अगर आप उसको करना चाहते हो, यू विल इनकर मोर मनी, मोर रिसोर्सेज। हाँ जी, और जब कि आप जानते हैं कि इसमें इस सेक्टर में आपको लगाने से नहीं होगा, जहां लगाना चाहिए वहां आप उसको टैक्स एग्जेम्पशन दे रहे हैं। कॉर्पोरेट जगत को आपने इतनी टैक्स एग्जेम्पशन दी है, वो क्यों दे रहे हैं आप? क्या वो वोट की राजनीति नहीं है? वो कौन सी इकोनॉमिक रैशनल है कि आपने कॉर्पोरेट जगत को छुट्टियां ये जो दे रहे हैं आप एग्जेम्पशन दे रहे हैं? मेरा मानना है कि क्या कारण है कि 4-5% देश की जनसंख्या जो है वो सिर्फ आपको टैक्स देती है, बाकी क्यों नहीं? दो सवाल उभर के आए जिनके जवाब हमें जानना होंगे अगले कुछ मिनटों में। एक बार फिर मैं आपको वही सवाल पूछ रहा हूं, हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या किसानों की इनकम पर टैक्स लगना चाहिए, क्योंकि अभी इनकम टैक्स नहीं देते किसान, फिर वो चाहे कितने बड़े किसान क्यों ना हो। लेकिन जैसे सुभाष लाखोटी ने एक बात पूछी कि क्या ये वोट की राजनीति नहीं है कि वोट के लिए किसानों पर टैक्स नहीं लगाया गया, चाहे वो उसकी 25 लाख हो साल की तनख्वाह, साल की इनकम, या उससे ज्यादा कितनी भी हो। लेकिन दूसरी बात यह भी कि क्या एग्जेम्पशंस कॉर्पोरेट जगत को भी नहीं मिलते, जो हमें देवेंद्र शर्मा जी पूछ रहे हैं। सुभाष जी, कॉर्पोरेट जगत को मिलते हैं तो उसके अंदर वो प्रोडक्टिविटी लाता है। सरकार कहती है जाओ जंगल में जहां कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, तुमको टैक्स छूट दूंगा, और लोग तरक्की करते हैं। और यहां तो ऐसे किसान भाई है जिनके लिए इनकम फुल्ली एग्जम्प्ट है, फिर भी तरक्की नहीं करते, और वे लोग गरीबी में रहते हैं। ऐसी क्या बात है? और जो किसान टेक्निक अपना लिए कमाने लग गए करोड़ों रुपए, वो करोड़ों रुपए कमा के ऐश कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, मर्सिडीज गाड़ियां रख रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, सारा भारत जानता है। लुधियाना में जितनी गाड़ियां हैं मर्सिडीज, उतनी शायद दुनिया में कोई जगह नहीं होगी, इतने कम लोग। एग्रीकल्चर इनकम से लुधियाना में इंडस्ट्री भी बहुत है। ज्यादातर लोगों के एग्रीकल्चरिस्ट, जितने एग्रीकल्चरिस्ट लुधियाना और उसके आसपास है, उनके पास मर्सिडीज गाड़ी है। और शादी में जिसके घर में गाड़ी नहीं है वो भी किराए की गाड़ी लेके, मर्सिडीज गाड़ी लेके शादी करने के लिए जाता है। लेकिन आपको लग रहा है दो बातें यहां पर, एक तो ये कि लुधियाना में जहां किसान भी बहुत हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट भी बहुत हैं, तो ये कारें सारी किसानों की हैं, क्या वो आपको लग रहा है कि वो पैसा टैक्स नहीं दे रहे इसलिए वो कमा पा रहे हैं ज्यादा? जी हां, प्रोरेटा सारे भारत का निरीक्षण करेंगे, सारे भारत के किसान वर्सेस एक पर्टिकुलर एरिया के किसान जिनकी इनकम इतनी ज्यादा है कि वो आराम से गाड़ी रखते हैं। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, गाड़ी रखे। ऐसा तो नहीं कि इंडस्ट्री से जो पैसा आ रहा है वो अपनी एग्रीकल्चर इनकम दिखाकर उसे उस पर टैक्स। मेरे ख्याल से जब मैं बात कड़वी बोल रहा हूं तो आपके भी मन में विचार उभर के आ रहे हैं कि कुछ कहीं ऐसा तो नहीं। बिल्कुल ऐसा है। ऐसा सेक्टर जो अपनी दूसरी कमाई को एग्रीकल्चर इनकम में कन्वर्ट कर रहा है, उसको भी टैक्स नहीं है, और किसान है तो उसके चाहे करोड़ों अरबों रुपए इनकम हो, कोई तकलीफ नहीं, किसी प्रकार का टैक्स नहीं। होली काऊ है, क्योंकि 5 साल बाद बहुत काम का है किसान। इंडस्ट्रियलिस्ट कितने होंगे जो वोट देंगे? पर सारे भारत में किसान की जनसंख्या टोटल देखें, पॉपुलेशन, और पिछले 50 साल का देखें, कितने करोड़, हजार करोड़ मेरे ख्याल से वोट मिले हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, और उन वोटों की वजह से आ गए सत्ता पे। इसीलिए चाहिए उनको किसान, वोट किसान का, जीतेंगे हम। केवल गलत इस्तेमाल क्या हो रहा है एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स ना होने की प्रोविजन का? देखिए, जो गलती हो रही है वो गलती को सुधारना है, जो जहां सुधारना है वहां सुधारिए। लेकिन ये करना कि सारे उस पे सेक्टर पे अपने टैक्स लगाना है, तो मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आप उस पर रिसोर्सेज ज्यादा खर्चना। मैं जानता हूं लखोटिया साहब टैक्स एक्सपर्ट हैं, इनको तो फायदा होगा क्योंकि इनको तो और ज्यादा ग्राहक मिलेंगे, तो इनका इंटरेस्ट नजर आता है मुझे। लेकिन एक मिनट, सुभाष की नहीं है बात, कि क्या किसान जगत, जी मैं जनरली कह रहा हूं, सिर्फ एक वो अपने कुलीग के लिए वो नहीं शब्द नहीं है, जनरली कह रहा हूं मैं, तो फायदा है उनको, बिजनेस की बात है सारी। लेकिन सच्चाई ये है कि आप आज जो करना चाहिए आपको, कि आपने इस साल कॉर्पोरेट जगत को 5,29,000 करोड़ रुपए के टैक्स एग्जेम्पशन दिए हैं। सारा फिस्कल डेफिसिट अगर आप ये टैक्स रिकवर कर लें कॉर्पोरेट जगत से, तो सारे जो फिस्कल डेफिसिट है कंट्री का वो वाइप आउट हो जाता है। अगर ये हम करना नहीं चाहते हैं और फिर कहते हैं कि वोट की राजनीति हो रही है, ये किसकी राजनीति हो रही है, ये हमें समझने की जरूरत है। सवाल इस पर चर्चा अभी बाकी है कि क्या सिर्फ किसानों को माफी दी जा रही है टैक्स में, जो क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगता है, या फिर कॉर्पोरेट जगत को भी बहुत सारी छूट दी जा रही है
वो क्यों ना कम की जाए अगर सब पर टैक्स लगाने की बात हो रही है तो। और क्या ये संभव है, हम बात करेंगे थोड़ी देर में, बन रही है। हम मनी मंत्रा में बात करें कि क्या एग्रीकल्चरल इनकम को, क्या किसानों की कमाई को टैक्स किया जाना चाहिए। हमारे देश में उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। और अभी जैसे चर्चा में आया कि बहुत सारे बड़े किसान भी जिनकी आय बहुत ज्यादा है उन पर भी टैक्स नहीं लगता क्योंकि वो किसान है। लेकिन ये भी कि बहुत सारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी साल की कमाई भी 2-2.5 हजार रुपए भी नहीं है साल भर की। तो महीने की आप बोल रहे हैं, महीने की, और जो साल में यानी कोई 25,000 भी नहीं कमा रहे हैं वो, तो क्या वो टैक्स वाले सिस्टम में उन्हें लाया जाना चाहिए? क्या उनके साथ ज्यादती नहीं होगी? क्या हम उन्हें कुछ लोगों के एक्सप्लॉयटेशन के लिए खुला नहीं छोड़ दे रहे हैं अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो? इस पर चर्चा जारी रख रहे हैं। लेकिन अभी बात यह है कि क्या कॉर्पोरेट जगत को बहुत सारे एग्जाम्पशंस नहीं मिलते हैं। सुभाष जी, पहले आपसे जानना चाहेंगे मिलता क्या है, पहले ये बताएं। बहुत सारे एग्जाम आप, और यहां आप किसी की तरफ से नहीं बोल रहे हैं, आप अपने विचार रख रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या क्या कॉर्पोरेट जगत को एग्जाम्पशंस मिल रहे हैं जिस पर ऑब्जेक्शन उठते हैं। ये सवाल पूछ रहे हैं या अपने फायदे के लिए सोच रहे हैं कि ज्यादा मिलते हो तो मैं यहां से छोड़ के मैं भी कुछ इंडस्ट्री लगा लूं? हमारे साथी ने बड़ी अच्छी बात कही कि लखोटिया जी को फायदा हो जाएगा, एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगेगा, ढेर सारे क्लाइंट मिल जाएंगे। अरे उल्टी बात है। मैं तो सोच रहा हूं ये सूट वूट छोड़ के, कुर्सी कुर्ता आदि पहन के, मर्सिडीज गाड़ी में घूम के, फार्म हाउस में रह के केवल किसान बन जाऊं ताकि मेरी इनकम होती जाए लाखों करोड़ों रुपए और टैक्स नहीं लगे। पर आपने अब बात चर्चा छेड़ दी कि क्या उद्योगपतियों को काफी सारे कंसेशन दिए जा रहे हैं। बड़े दुख की बात है, हमारे सारे भारत के बुद्धिजीवी लोग ये सोचते नहीं कि क्या हो रहा है देश में। पिछले 8 साल का इतिहास देखे, इनकम टैक्स अमेंडमेंट्स देखे, डे बाय डे जो कंसेशन दिए जा रहे हैं उद्योगपतियों को कर्टेल हो रहे हैं। दिए जा रहे थे जब उत्थान नहीं हो रहा था पर्टिकुलर स्टेट का, उत्तराखंड हो चाहे आसाम हो चाहे जम्मू कश्मीर हो, यहां पर सुविधा थी, लोग इंडस्ट्री नहीं लगा रहे थे। सरकार ने कहा इंडस्ट्री लगाओ, लोगों ने इंडस्ट्री लगाई, छूट दे दी। अब इंडस्ट्री काफी हो गई, सरकार छूट को वापस ले रही है और नए जो भी कानून आए हैं, आने वाले भी हैं, उन सब में प्रावधान ऐसे हैं कि छूट कम 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 होती जा रही है। बल्कि मैं तो कहता हूं इंडस्ट्रीज को छूट दो, वो तो आपका जीडीपी बढ़ा रहा है, वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहा है, और किसान तकलीफ कर रहा है अगर, तो ऐसे में किसान के लिए ये तो सोचना सही है जो आपने लिखा प्रॉफिट, किसान का प्रॉफिट कैसे ज्यादा हो, उस बात पे तो मैं सहमत हूं। और मैं गारंटी कर सकता हूं चर्चा से थिंकिंग करके किसान की इनकम बढ़ाने के प्रावधान पर सरकार सोच नहीं रही है। यहां पर एक बहुत बेसिक सवाल है, बहुत फंडामेंटल, और ये फिर से इस पर सब लोग रीथिंकिंग कर रहे हैं कि आप किसी को जाके सरकारी नौकरी दे दें या इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी में आपको नौकरी दे दें, या फिर ये लाखों करोड़ों लोग जो सेल्फ सस्टेनिंग हैं, जो अपनी छोटी सी जमीन पर अपने साल का अनाज निकाल लेते हैं, सब्जी निकाल लेते हैं और उसमें अपना घर चला लेते हैं, क्या उनको आप अचानक बोल रहे हैं वो आप जाके इंडस्ट्री में नौकरी करिए? और तो वो एक अपने आप में एक ज्यादा फंडामेंटल क्वेश्चन है। यहां पर जो सुभाष जी ने कहा, देवेंद्र जी, आपको लगता है कि ये संभव है कि जीडीपी की तुलना की जाए एग्रीकल्चर सेक्टर और कॉर्पोरेट सेक्टर की? देखिए, ये हमें समझने की जरूरत है। पहली बात तो है कि मैं सदियों से सुनता आया हूं कि गांव में बड़ी खुश हवा होती है, खुशहाल एनवायरनमेंट है, बड़ी साफ सुथरी हवा है, हमें गांव में जाना चाहिए। मैंने आज तक लोग गांव में जाते देखे नहीं है। नो इंडस्ट्रियलिस्ट हैज द करेज टू गो टू ए फार्मर। अगर फार्मिंग इतनी अच्छी चीज होती तो सब जाते उसमें। सच्चाई यह है कि वहां से प्लान हो रहा है। आज ये कहा जा रहा है कि एग्रीकल्चर रिफ्यूजीज, मेरा अपना एस्टिमेट कहता है कि जो वर्ल्ड बैंक ने भी कहा, उसको एंडोर्स किया है कि 2015 तक 400 मिलियन 40 करोड़ लोग जो हैं भारत में पिछले 20 साल में वो माइग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम द रूरल टू अर्बन एरिया, और वो कंडीशंस क्रिएट की जा रही हैं। अब जीडीपी की बात आपने कही है। वर्ल्ड बैंक कहता है कि भारत की जीडीपी 2020 में 2025 में 6% पे लेके आनी है एग्रीकल्चर की। तो वो हमारी प्लानिंग कमीशन भी वही कहता है। तो जो वर्ल्ड बैंक ने कहा है वही हम करते जा रहे हैं। ये हमें समझने की जरूरत है कि क्या वो मॉडल हमारे लिए देश के लिए ठीक है। आज हम इकोनॉमिकली अगर हम साउंड है, अपने आप को गिनते हैं, इट इज बिकॉज वी हैव ए सेल्फ सफिशिएंट फूड प्रोडक्शन बेस। आप इसको डिस्ट्रॉय करेंगे तो वी गो बैक इनटू शिप टू माउथ एग्जिस्टेंस, जो पहले जब आजादी हुई थी, आपको याद होगा PL 480 के तहत अब जब अनाज आता था। और आपको वो भी समय याद होना चाहिए जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक दिन का फास्ट रखने को कहा था देश को, क्योंकि देश में अनाज नहीं था। एंड देन द फार्मर्स टर्न द टेबल्स अराउंड। तो ये कहना कि प्रोडक्टिविटी नहीं है, दिस इज ए कंप्लीटली इकोनॉमिक मिस्चिफ
विच आई टेल यू, क्योंकि एग्रीकल्चर में जितनी प्रोडक्टिविटी है उसी पे देश आज भी कहा जाता है कि सर 4% ग्रोथ हो जाए एग्रीकल्चर की तब हमारा जीडीपी 9% पे होता है। अगर आज एग्रीकल्चर की ग्रोथ 2% हो जाती है तो सारा जीडीपी खड़ा जाता है। आप मुझे बताइए जितने टैक्स एग्जम्पशन दिए गए हैं सरकार ने, जो 2004-5 से लेके आज तक 27 लाख करोड़ टैक्स एग्जम्पशन दिए गए कॉर्पोरेट्स को, 27 लाख करोड़। हाँ जी, क्यों दिए गए थे? आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डाउन है, आपके एक्सपोर्ट्स डाउन है, आपकी एम्प्लॉयमेंट डाउन है। आपने किया क्या आज तक? इट हैज ओनली गॉन टू फिल अप द बॉटम क्या कहते हैं लाइन ऑफ दिस कॉर्पोरेट्स, और कुछ नहीं हुआ है। इट इज ए कंप्लीटली स्विंडल जो ये हुआ है, उसकी हम बात ही नहीं करते हैं। उसको हम कहते हैं वो ग्रोथ है, जो असली ग्रोथ है, द नेशन इज बीइंग फेड बाय दीज पीपल, उसको हम कहते हैं जरूरत ही नहीं है आपकी। व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी आर वी लिविंग इन? कॉर्पोरेट सेक्टर में भी बहुत कुछ अगर उनकी इनकम है तो वो इसलिए क्योंकि एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो उनको सपोर्ट करती है, उनका सामान खरीदती है, उनका शैम्पू, उनका पाउडर, उनकी कार, उनका टायर खरीदती है। आप एक तरफ बोल रहे हैं एग्रीकल्चर कम्युनिटी शैम्पू खरीदती है, टायर खरीदती है, दूसरी तरफ आपके ही साथी यहां बैठे हुए बोल रहे हैं इतने गरीब है 10-20 रुपए 30 रुपए रोज कमाते हैं, तो इसका मतलब कमाई ज्यादा है ना भैया, तभी तो किसान खरीदेगा शैम्पू। ज्यादा है या फिर दो, उसमें भी दो कैटेगरी हैं। कुछ लोग वाकई बिल्कुल कमा रहे हैं। दो तरह के किसान हैं, गरीब अमीर। मेरा वास्ता केवल ऐसे व्यक्तियों के है जिनकी इनकम ज्यादा है, उन पे टैक्स लगना चाहिए। गरीब किसान की टैक्स लगे तो भी क्या तकलीफ है? 2 लाख की इनकम टैक्स जीरो, ऑलरेडी कानून है। और आपने एक बात अभी कही गवर्नमेंट सर्विस की, आपको सच्चा उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति ने गवर्नमेंट नौकरी छोड़ दी, 8-10 घंटे काम करना, टेंशन करना, उसकी जगह चेन्नई में जाके थोड़ी जमीन खरीद के केवल नारियल पानी के पेड़ लगा लिए और नारियल तोड़ के बेचता है और गवर्नमेंट नौकरी से डबल कमाई करता है। और वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के जो हमारे किसान हैं, क्या वो गरीब है? कोऑपरेटिव सोसाइटियां चलाते हैं, लाखों करोड़ों कमाते हैं, इतना गन्ना उगाते हैं कि कोई परेशानी नहीं। क्या इतना आसान है खेती करना कि आज मैं जाके यहां 10 घंटे 12 घंटे की नौकरी करने के बदले कहीं पर मैं जाके खेती करने लग जाऊं और नारियल उगाने लग जाऊं? क्या इतना आसान है? क्या किसानों को कोई समस्या ही नहीं है? प्रॉब्लम यह है कि जो लोग दिल्ली में बैठते हैं, दिल्ली से ज्यादा देश देखा नहीं है, वो सब ऐसी बातें करेंगे, मुझे कोई इसमें हैरानगी नहीं है। और दिस इज द रीजन कि हमारे पॉलिसी मेकर्स भी और इंटेलेक्चुअल्स भी हमारे देश के जो रियलिटी से कट ऑफ हैं। ये कहना अगर इतना आसान है तो जाइए, करते क्यों नहीं? आई वेलकम एवरीवन टू गो इनटू द विलेजेस एंड डू इट। आपने एक किसान का एक आदमी एग्जांपल दिया, ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल आप करोगे, 1 2 3 4 इन ए कंट्री जहां 60 करोड़ लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। आपने 1-2 के किसान के दिया, वो भी पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है। लेकिन सच्चाई जो आप कह रहे हैं, दिक्कत यह है कि इकोनॉमिक पॉलिसी सारी देश की ऐसी हैं कि किसान को, अब प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं कि 70% किसान ज्यादा हैं देश के, जितनी जरूरत है उसको हम ट्रांसलोकेट करें फ्रॉम द रूरल टू द अर्बन एरिया। दिस इज व्हाट द वर्ल्ड बैंक हैज बीन सेइंग। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज हमारी शिफ्ट हो रही हैं टू एंश्योर कि भाई गांव खाली हो, कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर आए, वो फार्मिंग करेंगे, किसान की हमें जरूरत नहीं है। This is exactly what is it. Now the problem is कि 60 करोड़ लोग, which is double the population of America, इसको आप क्या करेंगे? Why can't we follow the other system जो इकोनॉमिक ग्रोथ का पूरा मॉडल है? अगर उनका सस्टेनेबल होगा एग्रीकल्चर, उनका इकोनॉमिकली वायबल होगा एग्रीकल्चर, तो सारी इकोनॉमी जो है उसमें डोमिनो इफेक्ट पड़ता है, जो कहते हैं डोमिनो इफेक्ट पड़ता है। शायद हम वही करने की कोशिश तो कर रहे थे। हम लोग लाखों करोड़ों रुपए हम लोग यानी हमारी सरकार और पिछले 60 साल से आप फर्टिलाइजर के लिए दे रहे हैं, पानी के लिए दे रहे हैं, डीजल में सब्सिडी दे रहे हैं, तमाम तरह की। और अब तो कैश की बात हो रही है, चाहे वो आप उसको कैश फॉर वोट बने 2014 के लिए, लेकिन कैश हाथ में पहुंच जाए किसान के, ये भी कोशिश हो रही। तो यही तो कोशिश हो रही थी। देखिए ये आपको इसमें आई एम ग्लैड आपने रेज किया है। इन चीजों पे हमें और विस्तार से डिस्कशन करना चाहिए। ये अलग अलग अपने आप में विषय हैं ये सारे। आपने जो कहा है कि सरकार ने फर्टिलाइजर सब्सिडी दी है, वो फर्टिलाइजर सब्सिडी किसको गई है? सरकार ने खुद माना है कि वो सब्सिडी गई है इंडस्ट्री को। और फर्टिलाइजर से किसान को क्या? किसान को तो अपना प्रोक्योरमेंट प्राइस मिलना है। अगर आज फर्टिलाइजर की कीमत लेट्स से 50 रुपए है तो 50 रुपए इंक्लूड होता है। कल फर्टिलाइजर की कीमत आप 100 रुपए कर देंगे तो 100 रुपए फर्टिलाइजर सब उसमें उसके प्रोक्योरमेंट प्राइस में इंक्लूड होगा। ये तो वो है किसान जिनके पास सरप्लस है मंडी में लाने के लिए, जो सिर्फ 30% है देश के। 70% फार्मर्स के पास तो वो है ही नहीं है सरप्लस जो वो मंडी में ला सके। ठीक है, उनको तो प्रोक्योरमेंट प्राइसेस का फायदा होता ही नहीं है। मैं कहता हूं किसान को कर्जा हम क्यों देते हैं? हम किसान को इनकम क्यों नहीं देते? किसान को हम, अमेरिका में किसान अगर जीवित है तो इसलिए नहीं जीवित है उसको कर्जा मिलता है, उसको डायरेक्ट इनकम मिलती है। यूरोप में किसान अगर जीवित है एंड इज डूइंग वेरी वेल, इट इज बिकॉज ही गेट्स डायरेक्ट इनकम। चाइना में अगर किसान जीवित है, किसान चाइना में इंटरेस्ट नहीं है, उनका था पहले, उन्होंने बंद कर दिया।
हाँ जी, बल्कि अब वो जो पैसा दे रहे हैं, क्रेडिट दे रहे हैं किसानों को, वो भी 0% पे आ गया है, बिकॉज दे रियलाइज की इंपॉर्टेंस, क्योंकि फूड इज द बिगेस्ट रिक्वायरमेंट फॉर एनी कंट्री। आप रुपए से नहीं खाना पेट भर सकते, आपको खाने से खाद्यान्न लेने पड़ेंगे, और वो आपके किसान देते हैं, तो आपको सिस्टम ऐसा लाना पड़ेगा जिसको आप उसको बिल्डअप करें। आप तो, और मैं आपके समझता हूं, आप सहमत होंगे कि हाँ, एक खाना और खेती बहुत जरूरी है किसी भी देश के लिए, लेकिन यहां सारा मामला है कि टैक्स करना है उस इनकम को या नहीं। मैं बात हमारे साथी बात घुमाना चाह रहे हैं। गरीब किसान, कपड़े नहीं, परेशानी उसके लिए मैं चिंतित हूं, दुखी हूं, परंतु बात यह है, अगर टैक्स लगाने की बात करते हैं तो ऐसे किसान को समस्या कहां है? परिवार के 5 लोग हैं, एक एक के नाम में खेती है, 5 × 2 10 लाख रुपए तक की इनकम होगी उस परिवार में, इनकम टैक्स नहीं लगेगा। जब 10 लाख की इनकम पे टैक्स नहीं लगे तो ऐसे में परेशानी क्या है? क्यों सपोर्ट कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री होनी चाहिए? और आपने एक मुद्दा भी अभी उठाया, क्या इतना आसान है एग्रीकल्चरल इनकम होना आदि? बिल्कुल आसान है। आप चाहते हैं आप ट्राई कर लीजिए, जाइए गांव में, आप बोलते मैं तो कक्का नहीं जानता एबीसीडी। कानून ऐसा है कि अगर आप जमीन लेके किसान को पट्टे पे जमीन दे देते हैं, लीज पे, आप बैठे रहते हैं गाड़ी में, गाना सुनते हैं, मौज करते हैं, ऐश करते हैं, और किसान कमा के देता है, फिर भी जो इनकम है फिर भी वो टैक्स फ्री है। मुद्दा यह है कि किसान बेचारे के पास कमाई क्यों नहीं? उसका तो मेरा आंसर है यूटीआई, यूनाइट टू इन्वेस्ट। सारे भारत के किसानों को आह्वान करता हूं कि छोटी छोटी खेती नहीं करके, अमेरिका का पैटर्न फॉलो करके, एक साथ 100-200 एकड़ लेके नई टेक्निकल थिंग्स लगाएं, नई चीज उगाएं, आयुर्वेदिक चीजें उगाएं, लाखों करोड़ों कमाएं। ये तो एक मुद्दा। और दूसरी तरफ मेरा ये भी पहलू है कि जब लाखों करोड़ों के कमाओगे भैया, तो देश को टैक्स देओ ना, उसमें क्या तकलीफ है? अगर 25 लाख कमाई होती है और टैक्स मांगे हम। अगर बड़े किसानों से टैक्स दे रहे होते तो आपको लग रहा है, जिस तरह आपने बताया कि कॉर्पोरेट एग्जाम्पशंस ना दिए जाएं, बड़े किसानों में टैक्स ले जाए, तो भी तो फिस्कल डेफिसिट आप जो बोल रहे हैं, जो घाटा हो रहा है वो कम हो सकता है और ज्यादा पैसा होगा छोटे किसानों की मदद के लिए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देर आर पीपल हु आर डाइवर्टिंग मनी जो है ब्लैक को व्हाइट करने के लिए, वो उसमें टैक्स का, एग्रीकल्चर का रूट लेते हैं। वो आपको सारे जेंटलमैन फार्मर्स जो भी हैं, बड़े बड़े लोग जो हैं, आपके इसमें सैनिक फार्म्स देख लीजिए या उसके आसपास जो जिनके भी यहाँ पर वो फार्म हाउसेज हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो करते हैं इसमें। लेकिन हमें समझने की जरूरत है कि उन लोगों को आइडेंटिफाई करिए, उनको टैक्स लगाइए, नोबडी स्टॉपिंग यू। पर मेरे से ये बताइए कि 100 लाख करोड़ रुपए का हमारे देश में वायदा बाजार होता है, हाँ जी, तकरीबन 100 लाख करोड़ रुपए में से आपने एक ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया था पिछली सरकार में 0.001% का। इतना हल्ला गुल्ला हुआ कि वो नोटिफिकेशन भी 1 साल तक इशू नहीं हो पाई, उसके बाद वो सरकार ने आकर उसको राइट ऑफ कर दिया। 100 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होता है, उस पर टैक्स नहीं लगता है, हाँ जी, और उसके लिए तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। अब मामला वायदा बाजार का और उसका इस हमारे आज के सवाल से क्या संबंध है? और सवाल ये मनी मंत्रा के इस डिबेट में कि क्या किसानों की इनकम पर, यानी एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाया जाना चाहिए? क्या वक्त आ गया है ताकि छोटे किसानों की मदद हो सके? तो ये सवाल और इस पर चर्चा हम जारी रखेंगे। मनी मंत्रा देखते रहिए। मनी मंत्रा में हम बात कर रहे हैं कि क्या किसानों की इनकम पर, एग्रीकल्चरल इनकम पर भी टैक्स लगाया जाना चाहिए। और अभी हमने चर्चा की कि वायदा बाजार, जिसमें किसानों के क्रॉप से जुड़ी जो फ्यूचर ट्रेडिंग हो रही है, फ्यूचर को लेकर ट्रेडिंग हो रही है, उस पर क्या टैक्स की स्थिति, ये समझते हैं। देवेंद्र, आपको क्या, आप बोल रहे थे कि उसमें कुछ दिक्कत है, वहां उस बारे में समझाएंगे क्या हो रहा है? मैं ये कह रहा हूं कि 100 लाख करोड़ का तकरीबन जो है हमारे देश में, अब तो ज्यादा हो गया है, इतने का वादा बाजार हमारा होता है हर साल का, 100 लाख करोड़ का। 100 लाख करोड़ रुपए के, मुझे इतना याद है 2009 से पहले बजट में सरकार ने ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया था, 0.001% था वो भी, और उसके ऊपर इतना हल्ला गुल्ला किया ट्रेड ने कि, और साथ में मीडिया ने मिलकर भी, और रिजल्ट ये हुआ कि वो 1 साल तो नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई, पहली बार हुआ नोटिफिकेशन भी जारी नहीं होने दी, और नेक्स्ट अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने, प्रणब मुखर्जी साहब ने आके उसको खत्म भी कर दिया। तो ये टेल्स यू कि कहां पे इंटरेस्ट है पैसा जो रोकने के लिए, जो हम आप कह रहे हैं कि टैक्स इसलिए करना चाहिए क्योंकि आपका फिस्कल डेफिसिट के लिए हो रहा है, रेवेन्यू कलेक्शन जो हो रही है। तो अगर जो जहां से हम ले सकते हैं, जहां पर करना चाहिए, हाँ जी, वहां से हम क्यों नहीं करते? मेरा कहने का ये है। और टैक्स एग्जाम्पशन जो कॉर्पोरेट्स को हम बढ़ाते जा रहे हैं हर साल, हाँ जी, इकोनॉमिक मेल्टडाउन के एग्जाम्पल लेके, वो क्यों हम देते जा रहे हैं? तो ये सब चीजें हमें करने की जरूरत, कैपिटल गेन को बढ़ाने की जरूरत है, वो क्यों नहीं हम कर रहे हैं? अमेरिका में अब प्रेसिडेंट ओबामा भी तो वही कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भाई हम अमीर आदमी को ज्यादा टैक्स लगाएंगे, गरीब को कम लगाएंगे, इसलिए वो दोबारा जीत के आए हैं, ये हम सब मानते हैं। तो यही हाल भारत में क्यों नहीं होता है कि भाई हम गरीब आदमी को कम टैक्स लगाएं और अमीर आदमी को ज्यादा लगाएं? जहां तक एग्रीकल्चर की बात हो रही है कि जो अमीर आदमी है, 10 हेक्टेयर से ज्यादा
10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन सिर्फ 4% पॉपुलेशन के पास है। हाँ जी, 10 हेक्टेयर से ज्यादा, 10 हेक्टेयर। मेरा ये मानना है कि अगर आपको वाकई ही आप चाहते हो कि ये जो गड़बड़ी हो रही है करप्ट इसमें एग्रीकल्चर के नाम पर, तो क्यों नहीं आप 15-20 हेक्टेयर की एक कट ऑफ एज स्टेज बनाकर आप उसके बाहर जिसके पास से 20 हेक्टेयर के पास ज्यादा जमीन है उसको टैक्स लगाइए। नो फार्मर विल हैव नो ऑब्जेक्शन, क्योंकि उसमें आपका भी राजस्व बचेगा, क्योंकि जितना पैसा आप खर्चेंगे टू टैक्स एवरी फार्मर, यहां तो आधार कार्ड नहीं बन रहा सारे देश का, तो आप कैसे किसानों को सारे को जाकर टैक्स करेंगे? तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा सेंसिबिलिटी से हमें काम करना पड़ेगा। आप 20 हेक्टेयर के ऊपर जितने किसान हैं उनको टैक्स लगा दीजिए, नो प्रॉब्लम्स। आई थिंक वो हम चाहते भी हैं कि वो किसान जिसको ये कह रहे हैं कि जो पैसा यहां से लगाया वहां जाके मर्सिडीज कार में, वो तो वो लोग हैं जिनके फार्म हाउसेज हैं आसपास। हाँ जी, पॉन्टी चड्डा के फार्म हाउसेज होंगे तो उस पर टैक्स लगना चाहिए, नोबडी इज सेइंग कि नहीं लगना चाहिए। लेकिन जो आम किसान है, रोजाना जो किसान जो खेती करता है, जिसके 2000 रुपए इनकम है। कमिंग बैक टू फ्यूचर्स ट्रेडिंग, आपको लगता है कि वहां पर यानी ऐसे बहुत सारे एवेन्यूज हैं जो किसानों से या कृषि से जुड़े या दूसरे एवेन्यूज हैं जहां पर टैक्स अच्छे से नहीं लगाया गया, उस स्थिति को एक्सप्लॉइट नहीं किया गया या यूटिलाइज नहीं किया गया, और फिर हम बोल रहे हैं कि क्यों किसान टैक्स नहीं देते? हम दूसरे की पॉकेट की क्यों देखते हैं? आपको तो ये देखना चाहिए कि जहां इजीली ज्यादा इनकम हो रही है, लाखों करोड़ों में, उनको टैक्स नहीं देना पड़ रहा, उसको तो रोको पहले। सरकार इस बारे में सोचती रहती है। मैं कहूंगा कई साल पहले एक्सपोर्ट इनकम पूरा टैक्स फ्री था, करोड़ अरब जितने भी कमाओ पूरा टैक्स 100% टैक्स फ्री। अब एक्सपोर्ट इनकम पे पूरा टैक्स लगता है, तो सरकार ये बातें तो सोच ही रही है। उद्योगपति पे लग रहा है टैक्स, पर बेचारे को जब जेन्युइन तकलीफ है उद्योग में लगे लोगों को, उनकी बातें कोई नहीं सुनता, किसी के पास समय नहीं है। क्यों? कि आपका टोटल वोट बैंक का वॉल्यूम कम है इंडस्ट्रियलिस्ट, इसलिए तुम्हारी बात सोची नहीं जाएगी, सुनी नहीं जाएगी। अब वायदे बाजार की बात ही ले लो, कमोडिटीज की बात, वहां पर अगर थोड़ा सा हल्का सा छुट्टी दे दी तो उस छूट का आपको नुकसान की चिंता हो रही है। वहीं दूसरी करोड़ हल्का, 1 मिनट, उससे ज्यादा परेशानी उन लोगों को है जिनके कमोडिटी ट्रांजैक्शन में आयकर कानून में बदलाव की वजह से अगर ये टैक्स लग जाता है वो देने में खुशी होते, अन्यथा इनकम टैक्स का टैक्सेशन सिस्टम अलग तरीके से परेशानी हो रही है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, जब बात होती है एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स, आपने कहा बिल्कुल ठीक है, शर्मा जी ने कहा कि भाई 10 हेक्टेयर से ज्यादा हो, 10 हेक्टेयर पर फैमिली में 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन हो, उस पे लगाओ इनकम टैक्स, ये होना चाहिए। ये भी क्या एक टू बीट द सिस्टम? क्या आपको लगता है बहुत सारे किसानों ने ये किया हुआ कि 10 एकड़ जमीन है, 10 हेक्टेयर है, तो परिवार में सबके अलग अलग कर दी थी ताकि आय कम दिखे और टैक्स ना देना पड़े, और वैसे भी टैक्स देना पड़ ही नहीं रहा। नहीं, आप मुझे ये कह रहे हैं कि भाई जो उन्होंने किया है, देखिए ये तो हिंदू लॉ ऐसा है कि अगर मेरे पास 3 एकड़ जमीन है, मेरे 3 बेटे हैं, तो 3 एकड़ ऑटोमेटिकली बंट गया, वो 1 एकड़ सबके हिस्से में आया, और अगली जनरेशन में और बंट जाएगा। तो दिस फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स तो हो रहा है, और ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस आज एग्रीकल्चर में कि एवरेज लैंड होल्डिंग जो है आज देश में किसान की परिवार की, वो 1.3 हेक्टेयर आ गई है। 3 एकड़ पे अगर आज किसान खेती कर रहा है, दिस इज द एवरेज फॉर द कंट्री, 80% किसान उसमें आते हैं। तो ये 3 एकड़ में आप क्या सोचते हैं क्या कर लेगा वो उसमें? लेकिन जो ये है कि भाई 20 एकड़ आप उससे करना चाहते हैं, उनको करिए, उनको आइडेंटिफाई करिए और उनको टैक्स के उसमें लाइए। और मोस्टली उसमें आप देखेंगे जितने ये सारे जो रिच क्लास है देश की, वो जो टैक्स अपना यहाँ कॉर्पोरेट से छुपाते हैं वही होंगे उसके उसमें अंदर, उनको लाइए, हम चाहते हैं उनको लाइए। लेकिन सीधी बात है कि रैशनलाइज द टैक्स स्ट्रक्चर। टैक्स स्ट्रक्चर को रैशनलाइज करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ही तनख्वाह अब टैक्स देते हैं, क्योंकि उनको बेचारों को मजबूरन देना पड़ता है। हाँ जी, हम सब जानते हैं कि बाकी लोग कैसे टैक्स बचाते हैं, और वो सबसे ज्यादा भाई है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ऐसा प्रोफेशन है, क्योंकि हम करप्शन के खिलाफ खेलते हैं, वो सबके टैक्स बचाने में लगे हुए हैं। हाँ जी, क्यों नहीं हमको ऐसा सिस्टम बनाएं कि भाई ये जो टैक्स बचाने की प्रतिक्रिया है इसको हम किस तरीके से रैशनलाइज करें, ये गड़बड़ जो हो रही है इसको रोका जाए। सब जानते हैं कि सीए जो कर रहे हैं देश में, उसमें अधिकतर जो काम हो रहा है वो टैक्स कैसे बचाया जाए उस पर काम होता है। बचाने वाली बात होगी, लेकिन आपको क्या जमीन का जो वितरण है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, लैंड साइज जो है एक एवरेज किसान के पास, वो बहुत, उस पर कुछ बताना चाहेंगे ताकि ये स्थिति साफ हो सके कि किसान की हालत खराब क्यों है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर हम अमेरिका में एवरेज किसान को देखते हैं, छोटा किसान क्या, तो 160 हेक्टेयर का किसान जो है छोटा किसान है, वो उनके साइज से छोटा है। हमारे देश में अगर आप ये देखते हैं कि छोटा और बड़ा किसान क्या है, तो टोटल अगर हम देखें तो जितनी भी फार्मिंग का जो भी स्ट्रक्चर है, जो साइज है, उसमें 10% जो सिर्फ किसान ऐसे हैं जिनके पास, 4% ऐसे हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है। मार्जिनल फार्मर, छोटा फार्मर 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाला होता है। हाँ जी, छोटा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर 2 हेक्टेयर से कम होता है। एवरेज लैंड होल्डिंग साइज कंट्री की 1.3 हेक्टेयर पे आ चुकी है। हाँ जी, अगर आप एक गाय रखते हैं अमेरिका में, तो आपको उसके लिए कम से कम 8 से 10 हेक्टेयर जमीन चाहिए एक गाय के लिए।
हाँ जी, और यहां पर 8 से 10 हेक्टेयर में तो 5 से 10 परिवार पलते हैं। तो ये हमें समझना है कि एग्रीकल्चर का स्ट्रक्चर क्या है, ढांचा क्या है, और उस कंडीशंस के अंदर जो जिस हार्श कंडीशन में है, इसलिए आप देखते हैं मेजॉरिटी उसमें। और जो हमारे 80% किसान देश के जो हैं वो छोटे कैटेगरी में आते हैं, 2 हेक्टेयर से कम जिनकी जमीन मानी जाती है। और ये जो किसान है, इनको जो कर्जा भी मिलता है, आपको हैरानगी होगी, अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री का डॉक्यूमेंट एक लीक हुआ है, उसमें कहा गया उन्होंने कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो देश में जाता है, सिर्फ 6% से कम जो क्रेडिट गया है आज तक, वो गया है छोटे किसान को। यानी 80% किसान देश के इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट से भी बाहर रहे हैं। उसको आप टैक्स करना चाहते हैं, पहले आप उसको इनकम तो दीजिए। मैं ये चाहता हूं कि डायरेक्ट इनकम सपोर्ट हो। अगर चपरासी की इनकम 15,000 रुपए है बेसिक हर महीने, तो किसान की इनकम 2,000 क्यों, हम क्यों ना कम से कम उसकी इनकम 15,000 तो कर दें। 15,000 कर दें, आप टैक्स भी लीजिए, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन 15,000 तो पहले करिए। किसान को आप मारते जाएंगे, कॉर्पोरेट को आप जाते जाएंगे, और फिर कहना कि साहब सारा बर्डन जो है वो इस पे आए, वो मेरा मानना है कि बहुत गलत होगा। सुभाष, नहीं, मैं ये एग्री करता हूं कि किसान की इनकम बढ़नी चाहिए, अच्छी बात है, पर 15,000 इनकम भी हो जाए तो भी टैक्स नहीं लगेगा ना। ये क्यों भूल जाते हैं कि 2 लाख की सालाना इनकम प्रति व्यक्ति, 5 परिवार का, उनका परिवार लोगों का, तो 10 लाख तक इनकम टैक्स लगेगा ही नहीं। तो चिंता कहां पर है? और जैसे आपने बताया, एक फैक्ट, सिस्टम में इंप्रूवमेंट होना चाहिए था कि क्रेडिट ज्यादा मिल सके, कैश ज्यादा मिल सके किसानों को, वो नहीं हो पाया। देखिए, हम अगर किसान के केवल फायदे की बात सोचे तो मेरा यह मानना है, पहले लगाओ टैक्स, केवल इनकम टैक्स लगाओ 2 लाख से ज्यादा वाले का। अब क्या फायदा देखिए, जब टैक्स की थोड़ी चपत पड़ेगी तो वही किसान टैक्स प्लानिंग करना शुरू करेगा, इंश्योरेंस पॉलिसी लेगा, पीपीएफ में निवेश करेगा, एफडीआर में निवेश करेगा। कुल मिलाकर मेरा मानना है किसान का उत्थान होगा। और जो हमारे देश के किसान है जो आत्महत्या कर रहे हैं, बहुत ही गरीब है, बहुत छोटे हैं, मेरे हिसाब से उनको एक बड़ा बंडल बना के उन लोगों को सरकार की योजना बनानी चाहिए कि विदेश ले चले। क्यों नहीं ऐसी परिकल्पना सरकार बनाए कि ऑस्ट्रेलिया में, जहां पर जमीन है, लोग नहीं है काम करने वाले, वहां पर भारत के 50,000 किसानों को ले जाएं, नौकरी दिलवाएं, 2,000 रुपए महीने की जगह साल का 3 लाख रुपए वो कमाए किसान, फिर भारत में आवे, इनकम टैक्स भी देवे। क्यों नहीं सोचती ऐसा किसान? यहाँ पर देवेंद्र, बात यह कि क्या बहुत सारी फ्रीबीज की आदत पड़ गई है और इसलिए फिर एफिशिएंसी कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है कि भाई अब जो सरकार को देना था, खाद भी सरकार देती, जमीन में पानी भी सरकार देती, और हमें कुछ करना नहीं है। ये फ्रीबीज की जो आप बात कर रहे हैं, ये सारा जो सिस्टम है इस देश का, वो फ्रीबीज पे ही चल रहा है। और ये कहना कि भाई सिर्फ किसान को फ्रीबीज मिलती हैं और हमको नहीं मिलती हैं, आप ये, मैं हर जगह देखता हूं कि कहा जाता है कि साहब ट्यूबवेल का पानी जो है वो चलता रहता है, बिजली उसको फ्री मिलती है, इसलिए पानी चलता है। आप और हम जो घर में नलका लगाते हैं, उसका पानी का रेट क्या है? आपको हैरानगी होगी, 3 और 4 पैसे प्रति लीटर हम लोग रेट देते हैं उसका। तो 3 और 4 फ्री नहीं होता। हाँ जी, हमने तो कभी नहीं कहा कि जो हम लोग शहरों में रहते हैं हमें भी फ्री पानी मिलता है। गांव के पानी के ऊपर सबकी नजर रहती है। कहने का मतलब यह है कि गरीब आदमी को जब भी आप सब्सिडी देते हैं या पैसा देते हैं, तो सब लोग कहते हैं कि साहब ये एफिशिएंसी यूज नहीं है, ये पैसा गलत जा रहा है। लेकिन आप कॉर्पोरेट को दे दीजिए तो आप देखते हैं सारा सब कुछ बढ़िया हो रहा है। ये अनफॉर्चुनेटली ये जो सोच आ गई है, और मुझे लगता है कि जहां पर हमारी समझ नहीं है वहां बोलना भी नहीं चाहिए हमें। कई बार हम ऐसे सजेशन देते हैं जो कि बिल्कुल नकारा होते हैं, मुझे लगता है कि वो भी गलत है। आई थिंक लेट अस टॉक सेंसिबली अबाउट कि कैसे क्या होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि टैक्स स्ट्रक्चर को रैशनलाइज करिए, ये गलत नहीं है। वो अर्बन टैक्स स्ट्रक्चर जो है, जहां पर इनकम ज्यादा है, पहले आप उसको करिए। और ये जो कॉर्पोरेट टैक्स आप दे रहे हैं, एग्जम्पशन दे रहे हैं, इसको बंद करिए। 27 लाख करोड़ रुपए कम नहीं होता। 27 लाख करोड़ रुपया आपके कितने सालों का फिस्कल डेफिसिट वाइप आउट कर देता है अगर आपने एक कॉर्पोरेट टैक्स लिया होता है। फिगर आपका क्या मतलब? 27 ये रेवेन्यू फोरगॉन बजट के डॉक्यूमेंट्स में है। बजट क्योंकि हमने एग्जम्पशन दिए कॉर्पोरेट को। आप जी 27 लाख करोड़ पे एग्जम्पशन दिया हमने। मेरे हिसाब से 50,000 करोड़ रुपए किसानों पे टैक्स नहीं लगाने से अब तक के टैक्स मरा है। इतने सालों में जो किसान पैसे वाले हैं, मेरी बात केवल पुनः बताना चाहूंगा कि जिनके पास पैसे हैं, लाखों करोड़ों रुपए की इनकम है, आयुर्वेदिक की चीजें उगा रहे हैं, फल उगा रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, वो टैक्स नहीं दे रहे। हम लोग क्योंकि सूटेड बूटेड हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, पेशा कर रहे हैं, बिजनेस प्रोफेशन, हम टैक्स देंगे। और चूंकि हम शहर में रहते हैं, जब चाहे पे हम पे डंडा लग जाए, लगा दो बढ़ा दो बिजली, बढ़ा दो पानी की दर, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वोट बैंक में हमारी क्वांटिटी कम है। इसलिए हमारे ऊपर लगाते रहेंगे डंडे, बढ़ा दो पेट्रोल, बढ़ा दो डीजल। देवेंद्र, आपके हिसाब से फिर तो कोई शिक्षक है, कोई वैज्ञानिक है जो जिस पर आमतौर पर माना जा रहा है कि उनके पास मौके नहीं है ब्लैक मनी के, या नहीं वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं या उसको कमा रहे हैं काली कमाई, वहां भी टैक्स भी बड़ी माफी मिलनी चाहिए।
मैंने ये नहीं कहा कि वहां मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, मैं कह रहा हूं कि टैक्स में लगता है कि अगर क्राइटेरिया ये है कि हालत खराब है तो हालत वहां भी खराब है। देखिए, टैक्स स्ट्रक्चर को रैशनलाइज पूरे को किया जाए, उसमें हमें रीथिंकिंग करनी पड़ेगी, उसमें हमें देखना पड़ेगा कि भाई मुझे ये समझ नहीं आता है कि जिस टैक्स का तो मतलब ये होता है कि जितनी ज्यादा आपकी इनकम होगी उतना आप सरकार को ज्यादा शेयर देंगे। आप मुझे ये बताइए कि आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा स्लश विद मनी, वो आईटी सेक्टर टैक्स क्यों देता? आपको बल्कि ज्यादा ही होना चाहिए, जो ज्यादा इनकम ले रहा है उसको टैक्स लगना चाहिए। आज हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर 9 लाख करोड़ रुपए पैसे के ऊपर बैठा हुआ है, दे आर नॉट इन्वेस्टिंग। हाँ जी, सरकार उनको तो बोल नहीं रही पैसा बाहर करिए आप, और उन्हीं को एग्जम्पशन दिए जा रहे हैं। 9 लाख करोड़ रुपए तो आप ही के फिगर्स हैं कि 9 लाख करोड़ रुपए जो है वो सरप्लस मनी है इस समय इंडिया में कॉर्पोरेट्स के पास, और ये पता नहीं कितना परसेंटेज होगा, ये कितना सच्चाई है, लेकिन अगर ये सच है 9 लाख करोड़ रुपए है तो फिर ये 9 लाख करोड़ रुपए को बाहर सरकार तो निकाल नहीं रही है, और इन्हीं को आप और एग्जम्पशन दे रहे हैं कि साहब आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। मुझे समझ नहीं आता कैसे होता है। एक तरफ किसानों पर टैक्स नहीं होता, लेकिन दूसरी तरफ जो टैक्स लगाया जा रहा है कॉर्पोरेट्स पर, उसमें भी बहुत सारी माफी है जो लाखों करोड़ों में है। और क्या अगर सबको छूट माफ कर दिया तो क्या सब टैक्स देने को राजी हो जाएंगे? फिर वो चाहे किसान हो, चाहे कॉर्पोरेट्स हो, चाहे शिक्षक हो, वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो, वकील हो। ये कुछ और बातें थोड़ी देर में जरूरी बातें हैं, ये हमारे इकोनॉमी को लेकर, पॉलिसी को लेकर, पैसे को लेकर बन रही है मनी मंत्रा। मनी मंत्रा में हम बात कर रहे हैं क्या किसानों की इनकम पर भी टैक्स लगना चाहिए, क्योंकि अभी तक ऐसा होता नहीं हमारे देश में एग्रीकल्चर इनकम पर। और क्योंकि सवाल यह है कि क्या बहुत बड़े किसान हैं जो बिल्कुल इनकम नहीं दे रहे हैं बड़ी बड़ी मोटी कमाई के बावजूद, लेकिन यह भी कि क्या बहुत सारे किसान हैं जिन्हें तमाम सहायता की जरूरत है, और उन पर टैक्स लगाने की बात करना भी एक गलत बात होगी। यहां पर मैं समझना चाहूंगा, सुभाष जी आप इनकम टैक्स के एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे एग्जाम्पशंस हैं, इंश्योरेंस में पैसा लगा दीजिए, और वो टैक्स पेयर्स के लिए जिनकी बात कर रहा हूं, अभी किसानों की बात नहीं कर रहा हूं, इंश्योरेंस में लगाइए, होम लोन में लगाइए तो आपको एग्जाम्पशंस मिल रहे हैं। देवेंद्र जी ने बात की कि 27 लाख करोड़ रुपया क्यूमुलेटिवली दिया जा चुका है कॉर्पोरेट्स को छूट के तौर पर, क्योंकि आपने फला जमीन खरीदी या फला सेक्टर में एक्सपोर्ट किया, कुछ किया, बहुत सारे एग्जाम्पशंस हैं। एग्जाम्पशंस का क्या माजरा है? ऐसा है, कुछ चीजें सरकार इसलिए कर रही है आपको और मेरे को और आपके और हमारे जैसे लाखों करदाताओं को टैक्स की छूट मिलती है, जैसे आपने बताया इंश्योरेंस आदि में, वो सरकार अपने फ्यूचर के स्वार्थ के लिए कर रही है केवल। अगर हम कल्पना करें, हमारे इंडिया को कंपेयर करें अमेरिका से, वहां पे सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, रिटायरमेंट के बाद अगर मेरे को कोई देखने वाला नहीं है, सरकार मेरी दवाई का खर्चा करेगी, रहन सहन सब खर्चा सरकार उठाएगी। यहां पर हमारे को सोशल सिक्योरिटी के नाम पे कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं 40 साल मेहनत करूं, बिजनेस करूं, पैसा दूं, करोड़ों रुपए टैक्स दूं, बुढ़ापे में पैसे नहीं तो कोई देखने वाला मुझे नहीं है। इसलिए सरकार आज छूट देती है कि तुम टैक्स पेयर अपना बुढ़ापा अपने आप बचाओ, उसके लिए 80C में निवेश करो, पैसे बचाते जाओ, इसलिए वो टैक्स की छूट दी जा रही है, उससे फायदा भी है। लेकिन बार बार चर्चा हुई है कि डायरेक्ट टैक्स कोड में, या उससे पहले चर्चा हुई, इस प्रस्ताव हुई कि सब एग्जाम्पशन हटा दिए जाएं और कम टैक्स लिया जाए। बिल्कुल, अगर सरकार सारे एग्जाम्पशन, चाहे बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और आपके और हमारे सबके लिए हटा दे और टैक्स को कर दे बिल्कुल सिंपल, इजी, 10 या 15% टैक्स, तो मेरा मानना है देश की तरक्की होगी, करदाता का, बिजनेसमैन का समय, एनर्जी 1, 2, 2, 3, 1 ये सब करने में नहीं जाएगा, ओवरऑल देश के लिए फायदा। बल्कि एक विचार ये भी आता है, एक तरफ आज करोड़ों रुपए कमाई करके एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं है, तो क्यों नहीं ऐसा भी मुद्दा सोचा जाए कि सारे भारत में कोई भी कमाई करो, किसी पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा। मेरी बात सुन के आपको हंसी आ रही होगी और दर्शक भी सोचेंगे रेवेन्यू कैसे चलेगा। तो लीजिए कंपैरिजन दूसरे कंट्रीज से, दुबई में भी चलता है कि नहीं, वहां इनकम टैक्स 0 है, बिग 0। आखिर ऐसा क्या कारण है कि भारत के कई हजारों व्यक्ति देश छोड़ के दुबई चले गए? क्योंकि इनकम टैक्स नहीं है, टेंशन नहीं है, लाइफ इजी है। तो सरकार बिल्कुल एग्जाम नहीं करे टैक्स, तो कम से कम हांगकांग, सिंगापुर की जैसे 10 या 15% इनकम टैक्स लगाए, एग्जाम्पशन से बिल्कुल छुट्टी कर दे, तो न होगी टैक्स की चोरी और कलेक्शन होगा ज्यादा। क्या अब तो क्यों नहीं हो रहा है भारत में? अभी तक क्यों ख्याल नहीं आया जो आप कह रहे हैं? नहीं, ख्याल आता है, भारत के विद्वान लोग बोलते हैं, पर विद्वानों की बात अनफॉर्चुनेटली भारत में सुनी नहीं जाती। मेरी बात से असहमत लग रहे हैं आप चेहरे से, पर आपको बताता हूं, आज के 80 साल पहले अंबेडकर साहब ने भी कहा था एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स लगाओ। डॉक्टर अंबेडकर 80 साल पहले, 1952 में देश में कमेटी बनी, उसमें कहा गया एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाओ। 1975 में डॉक्टर KN राज कमेटी बनी,
कहा एग्रीकल्चरल पैसे वाले पे टैक्स लगाओ। फिस्कल पॉलिसी बनी भारत में 85, 89 में, उसमें का टैक्स लगाओ। तो क्यों नहीं लगाते? आखिर सारे कमेटियां के विद्वान लोग थे सारे जो सरकार ने बनाए, पर एक ही कारण वोट बैंक की राजनीति, इसलिए एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाने का काम कोई नहीं सोच सकता। देखिए, एग्रीकल्चर और ये जो बाकी ये सब बातें, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दीज डिस्कशंस फॉर सेक ऑफ डिस्कशन। सच्चाई ये है कि जो महंगाई बढ़ रही है, दैट इज द वर्स्ट टैक्स ऑन द पुअर। ये माना जाता है कि जितनी महंगाई बढ़ती है, दैट्स ए इनडायरेक्ट टैक्स ऑन द पुअर। सबसे ज्यादा टैक्स करता है तो पुअर को करता है। और पुअर आप जानते हैं, अगर अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी रिपोर्ट देखते हैं, 77% पॉपुलेशन जो है वो उस कैटेगरी में आती है। तो अगर वो इनडायरेक्ट टैक्स ऑलरेडी इतना पे कर रहे हैं, और उस महंगाई से कौन गेन करता है? सिर्फ कॉर्पोरेट्स गेन करते हैं। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। और जिसको सीए बचाने में लगे हुए हैं। मेरा ये कहना है कि जब हम ये कहते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम करप्ट है, जब तक हम ये सीएस के करप्शन को नहीं रोकेंगे, तब हम देश को ठीक नहीं कर सकते टैक्स स्ट्रक्चर्स को। एक तो बात ये है। तो एग्जेम्पशंस की बात हुई, आप मैं भी चल रहा हूं, आपको रोक रहा हूं, आपने प्लीज होल्ड योर थॉट्स, आप शेयर कर रहे हैं मैसेज। लेकिन यहां पर आपको लगता है कि ये सारे एग्जेम्पशन सब तरफ से हटा दिए जाए, ना होम लोन, ना इंश्योरेंस, ना कॉर्पोरेट सेक्टर को दिए जाने वाले बड़े बड़े एग्जेम्पशंस, क्या आपको लगता है तब फिर सब पर टैक्स लगना चाहिए? ये आप लोग बैठें, सोचें, इस देश में कोई वो नहीं है। आई डोंट हैव एनी दिस थिंग कि भाई टैक्स सबको हटा दिया जाए तो शायद ये रास्ता ठीक होगा, क्योंकि आज भी दुनिया में देखें, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, दुबई इज ए डिफरेंट एग्जांपल, दे आर ऑल रिच कंट्रीज। टैक्स की छूट अगर अलग अलग जगह ना दी जाए तो सारी लॉबिंग और सारा, आप जैसे आप कह रहे हैं मेरा चार्टर अकाउंटेंट, नहीं, मेरा कहना उसका बल्कि उल्टा है। मैं ये कहता हूं कि जहां पर टैक्स डिजर्व करती है जो पॉपुलेशन, उसको टैक्स क्यों नहीं लगाया जा रहा? उसको हम एग्जाम्पशंस क्यों दे रहे हैं? वाई गिव द exemptions to the corporates, to these IT companies, जो 10 साल का और उन्होंने ले लिया अभी एग्जाम्पशन SEZ में जाके। ये क्या तमाशा हो रहा था? और ये एक्सपोर्ट्स का क्या हो रहा है? बाईबैक में आपको मिलता है, ड्रॉबैक में आपको ड्यूटी एग्जाम्पशन मिलती है। अमेरिका ने WTO में चैलेंज किया इंडिया को कि आपकी जो सब्सिडीज इसमें जा रही हैं टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स पे, वो उन्होंने क्वेश्चन किए हैं। तो ये बहुत छुपी हुई चीजें हैं हमारे देश में जिनको समझने की जरूरत है। इट्स नॉट दैट सिंपल कि हम सोचते हैं कि सेक्टर जो है ये इसलिए प्रोलिफरेट कर रहा है क्योंकि शायद उसमें पैसे कमी है। पैसे की कमी नहीं है, मैं यही आपसे कहना चाहता हूं। जो सरकार ने जो 27 लाख करोड़ रुपए दिया वो गलत दिया है, क्योंकि उस सेक्टर में ऑलरेडी पैसा बहुत ज्यादा है और वो पैसा निकालना चाहिए बाय वे ऑफ टैक्स। वो नहीं निकाला हमने, और वो हम उनको और एग्जम्पशन देते जा रहे हैं ताकि वो उनका पैसा भरे तो इलेक्शन में शायद काम आएगा। आपको लगता है एग्जम्पशन से दोबारा रीथिंग हो सकती है एग्रीकल्चर इनकम पर? करिए, लेकिन एग्रीकल्चर का तो उसका मतलब ही नहीं है। उसमें क्या फैक्टर है एग्रीकल्चर का? मैं तो ये कह रहा हूं कि आप करते रहिए, सारा रीथिंकिंग करिए कि बाकी सेक्टर्स में क्या होना चाहिए। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं क्यों सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ही जो टैक्स देते हैं क्योंकि उनका सोर्स पे कट जाता है, बाकी सेक्टर सारा छुपाता है जितना भी, और कितने परसेंटेज पॉपुलेशन जो है वो टैक्स देती है इस देश में, ये देखने की जरूरत है। और क्यों है ऐसा? क्यों है ऐसा कि हमने उसको ठीक करने की कोशिश नहीं की, उसको अच्छी तरह उसको रैशनलाइज करने की कोशिश नहीं की? डेलिब्रेट है, हाँ जी, और यही हमें करने की जरूरत है। पहले प्रायोरिटीज हमारी जो हैं उसको हम अन्यथा शिफ्ट ना करें, उसमें और क्राइसिस अपने आप पे ना क्रिएट करें, हमें जहां करना है वहां फोकस करें। अभी सुभाष लाखोटिया ने बहुत सारी कमेटियों के सजेशंस गिनाए, चाहे वो अम्बेडकर की बात कर रहे हो या उसके बाद तमाम सरकारी कमीशन या कमिटीज सजेस्ट करती रही कि नहीं एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाया जाए बड़े किसानों। अब सुनिए, MS स्वामीनाथन कमेटी, जो आपने नेशनल फार्मर्स कमीशन सुना है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है। और आप जानते हैं कि MS स्वामीनाथन इज कंट्रीज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। उन्होंने कहा है कि किसान का जब इनकम, जो उन्होंने कहा कि एश्योर्ड इनकम किसान को मिलनी चाहिए हर महीने। उसने ये भी कहा है कि प्रोक्योरमेंट प्राइस जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर 50% उसका प्रॉफिट माना जाना चाहिए। हाँ जी, आप ये लागू क्यों नहीं कर रहे? आप ये लागू करने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको सबको तकलीफ होती है किसान अमीर ना हो जाए। दिक्कत यह है हम किसान को डेलिबरेटली गरीब रख रहे हैं, क्योंकि सारा सिस्टम हमारा ऐसा है कि छठा वेतन आयोग तो आता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए जो डिजर्व नहीं करते, मेरा यह मानना है। और किसानों के लिए एक वेतन आयोग क्यों नहीं बन सकता जो अमेरिका में है, जो यूरोप में है, जो जापान में है, जो ऑस्ट्रेलिया में है, वो हम भारत में क्यों नहीं ला सकते? क्या है वहां पर? वहां पर जो भी किसान, जो हमारे किसानों को जो इनकम मिलती है अमेरिका में और यूरोप में, इट इज बिकॉज ऑफ डायरेक्ट इनकम सपोर्ट। और अगर WTO में देखें, जो सब्सिडीज का देखें, अगर आप जो बात यहां वॉलमार्ट से हो रही है कि वॉलमार्ट आएगा तो शायद किसानों की इनकम बढ़ जाएगी, अमेरिका में वॉलमार्ट आने से किसानों की इनकम नहीं बढ़ी है 50 साल में। तो एक वहां फूड बिल आता है, फूड बिल 2008 लास्ट में आया था, 2013 में आएगा। फूड बिल में 5 साल के अंदर, अगली 5 साल में क्या सब्सिडीज एग्रीकल्चर में जाएंगी उसका प्रावधान होता है। उसमें देखें तो $307 बिलियन की सब्सिडीज का प्रावधान था 2008 के फार्म बिल में, जिसमें से 45 बिलियन से लेके $80 बिलियन जो है वो डायरेक्ट इनकम सपोर्ट है किसान को।
आप ये समझिए, किसान वहां जीवित इसलिए है, मैं आपको एग्जांपल दूं, 2005 में मैंने स्टडी की कि कपास के 20,000 किसान है वहां पर, उनकी $3.9 बिलियन टोटल वैल्यू थी क्रॉप की जो प्रोड्यूस किया। $4.7 बिलियन उनको डायरेक्ट इनकम सपोर्ट मिल रही थी टू प्रोड्यूस ए क्रॉप ऑफ $3.9 बिलियन। कैश सब्सिडी कैश सब्सिडी घर बैठे चेक देता है, यूरोपियन यूनियन भी देता है अंडर द कैप कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी, और वो वहां भी होता है। उसके बगैर किसान सर्वाइव ही नहीं कर सकता वहां पर। और वो हम सिस्टम भारत में क्यों नहीं ला रहे हैं जब हमारा एग्रीकल्चर वही पैटर्न पे है? मेरा ये कहना है कि हम डायरेक्ट इनकम सपोर्ट किसान को क्यों नहीं देते हैं? हम किसान की इनकम 15,000 रुपए पे क्यों नहीं लाते मिनिमम? बिल्कुल दीजिए, मेरे को कहीं इसमें ऑब्जेक्शन है, जरूर देना चाहिए, मैं तो कहूंगा। बल्कि इंपॉर्टेंट बात, मुद्दा घुमा फुरा के क्यों कर रहे हैं? बात अभी हो रही है किसान पे टैक्स लगना चाहिए कि नहीं। सीधी सी बात है, अगर गरीब है तो कहां से देगा टैक्स? 2 लाख साल की इनकम है, टैक्स का काम ही नहीं। और बहुत ही गरीब है तो उसको सब्सिडी दो, मदद दो, डायरेक्ट सपोर्ट दो, मैं इसके फेवर में हूं, जरूर दो। परंतु ये कहां का औचित्य है कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय इनकम टैक्स देगा, बिजनेसमैन इनकम टैक्स देगा 3 लाख साल के पे भी, और किसान नहीं देगा? तो यहां बात माहौल की है कि अभी भी और कैश सब्सिडी की बात जो हो रही है, एक बार फिर वो रीथिंकिंग इसी पर है कि क्यों टारगेट तक नहीं पहुंच पाती कोई सरकारी सहायता। आप डीजल पर सब्सिडी देते हैं, किसान का चलता है उस पर पंप पानी का, या उसका ट्रक चलता है सब्जी पहुंचाने के लिए, उस पर आप सब्सिडी देना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी एसयूवीज और लग्जरी कार्स उस पर घूम रही हैं। तो ये जो टारगेटिंग है वो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो चुकी है। क्या आपको नहीं लगता कि यहां पर यही मसला है जब एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्सिंग की बात होती है? देखिए, टारगेटिंग जो है सब्सिडीज को, इसमें पूरे डिलीवरी सिस्टम को इंप्रूव करना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये तो हम जानते हैं इसको करना है, इंप्रूव करना है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जिस कंट्री में बैंकिंग सिस्टम जो है उसकी रीच सिर्फ 40% है, उस सिस्टम पे आप कैसे डिपेंड करोगे कि सारी कंट्री का जो कैश ट्रांसफर कर देगा वो? आप ये देखिए ना, जब तक आप सिस्टम पहले प्लेस में नहीं करेंगे, उसके बाद आप जल्दी में कर रहे हैं क्योंकि 2014 की इलेक्शन आपके सामने आ रही है, तो वो गड़बड़ाएगा। इकोनॉमिक जो हमने रिफॉर्म्स किए थे, विदाउट ब्रिंगिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड द सिस्टम रिफॉर्म्स, पहले उससे करने के जो करने की जरूरत थी, रेगुलेशंस को टाइट करने की जरूरत थी, वो हमने नहीं किए। हमने जल्दबाजी में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, उसके नेगेटिव इंपैक्ट आप देख रहे हैं सब सारे देश में। तो मुझे लगता है कि हमें समझने की जरूरत है, और ये जो हड़बड़ाहट में हम जो कैश ट्रांसफर लेके आ रहे हैं, कहीं इसका स्कॉलरशिप को देना, किसी को ओल्ड एज पेंशन देना, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन पहले सिस्टम को लेआउट करिए। ये कहना कि बैंकिंग ट्रांसफर, आपको लगता है बहुत सारे टैक्स रिफॉर्म्स की जरूरत है? एग्रीकल्चर तो दूर की बात है, अदरवाइज भी बहुत सारे टैक्स रिफॉर्म्स की अभी भी जरूरत है, और आपको लग रहा है नियर फ्यूचर में वो हो रहा है? बिल्कुल होना चाहिए, हो नहीं रहा है, और होगा कभी भी नहीं, क्योंकि वोट की राजनीति। अब पहले आज का जो मेन मुद्दा आपका है टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, यस और नो। आपको जान के ये आश्चर्य भी होगा कई लोगों को कि ऑलरेडी भारत में एक कानून है वेल्थ टैक्स का पेमेंट। 30 लाख से ज्यादा वेल्थ हो उस पर वेल्थ टैक्स लगता है, और ऐसे में एग्रीकल्चरल इनकम, शहरी एग्रीकल्चरल लैंड, उस पर वेल्थ टैक्स लगता है। ऑलरेडी किसान को भी देना चाहिए, पर मेरे हिसाब से भारत में कम से कम 1 लाख व्यक्ति होंगे किसान जिन पे ये ऑलरेडी टैक्स एप्लीकेबल है, पर टैक्स उनसे वसूल नहीं किया जा रहा है, वही आप और हमें उनसे लिया जा रहा है वेल्थ टैक्स। क्या एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगना चाहिए? इस पर हमने चर्चा की, उससे जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आए, विचार सामने आए। देवेंद्र शर्मा, सुभाष लखोटिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मनी मंत्रा के लिए वक्त निकाला आज मनी मंत्रा में।